हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग फिर से हम लोग आगे की जो क्लास को कंटिन्यू करते हुए जो हम लोग पी वाई क्यू के माध्यम से जो हम लोग यहाँ पे जीएस की तैयारी की जो योजना हम लोग शुरू किए हैं जीएस को तैयार करने का पीवाईक्यू के माध्यम से, यानी कि क्यूएडी यानी कि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के माध्यम से हम लोग जीएस को तैयार करने के लिए जो एक प्लानिंग किए हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है 3 क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट हम देखेंगे, आज हम लोग यहाँ से देखेंगे मौर्योत्तर साम्राज्य से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे जो निम्नलिखित में से किसने भारत में इंडो ग्रीक की जगह ली थी। तो यहाँ बताना है कि यानी कि निम्नलिखित में से यानी कि पल्लव, शक, कुषाण या शक या शुंग ने यानी इंडो ग्रीक की जगह किसने ली थी। तो वो कौन है? सी यानी शक आए थे। ठीक है, शक आए और उसके बाद इंडो ग्रीक का स्थान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? सी। ठीक, क्योंकि इंडो ग्रीक के बाद कौन आते हैं? शक आते हैं। ठीक, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मौर्योत्तर काल में भारत पर जो विदेशी आक्रमणकारियों में जो प्रथम आक्रमणकारी जो आए वो यूनानी यानी इंडो ग्रीक थे। इंडो ग्रीक शासकों के बाद कौन आए थे? शक आए थे। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में कौन मौर्य साम्राज्य का सेनापति था और उसने 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की थी। तो यहाँ बताना है कि कौन सा मौर्य साम्राज्य का सेनापति था जिसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की थी। तो वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग था या हरिसेन था या संप्रति था या कुणाल था। तो वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का सेनापति था जिसने अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग था जो शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक, फिर उसका नेक्स्ट हमारा आता है कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ बताना है कि कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो वो कौन थे? वासुदेव थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारतीय इतिहास में शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने की। वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की? कण्व वंश की स्थापना की। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है कनिष्क की राजधानी क्या थी। तो कनिष्क की राजधानी क्या थी? वो था पुरुषपुर। ठीक है, वो क्या था? पुरुषपुर। पुरुषपुर जिसे हम लोग पेशावर भी बोलते थे। ठीक है, पेशावर या पुरुषपुर जो भी है दोनों सही है। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्राचीन भारत में सातवाहन राज्य की राजधानी के जिलों को किस नाम से संज्ञायित किया गया। ठीक, तो प्राचीन भारत में सातवाहन राज्य के जो राजधानी के जिलों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन द किंगडम ऑफ सातवाहनम ऑफ द एंशियंट इंडिया इज़ द डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड, यानी कि किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक, तो वो कौन सा है हमारा? आहार। ठीक, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आहार नाम से। ठीक है, प्राचीन भारत में ये देखिए प्राचीन भारत में सातवाहन राज्य की राजधानी के जिले को आहार नाम से जाना जाता है। ठीक है, आहार नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है सातवाहन साम्राज्य। ये थोड़ा कम दिख रहा होगा, ब्लर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आप उसी बस सुन लीजिएगा। सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी जिसमें साम्राज्य डॉट में बटा हुआ था। तो किस साम्राज्य में बटा हुआ था? गुप्त वंश में, जनपदों में, आमात्य या ये है ग्रामिका। हाँ, गामिका। ठीक, तो बताइए यानी कि किस में बटा हुआ था? तो ये किस में बटा हुआ था? ये बटा था हमारा जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है,
सातवाहन साम्राज्य की जो सरकार थी वो पारंपरिक आधार पर संगठित थी, जिसमें जो साम्राज्य थे वो जनपदों में बटे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इस यहाँ सातवाहन वंश के संस्थापक सातवाहन वंश की स्थापना मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में हुई थी। इस वंश का संस्थापक शिमुख था। ठीक, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख था। लेकिन इस वंश का पहला महान शासक सातकर्णी प्रथम था। ठीक, और यहाँ देखिए नीचे दिया है सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी, जिसमें साम्राज्य जनपदों में बटा हुआ था। ठीक, जिसमें साम्राज्य क्या था? जनपदों में बटा हुआ था। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मौर्यों का पतन एक अन्य कारण यह भी था कि डॉट का तख्ता पलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था और मौर्य कला उदाहरणार्थ मौर्यों द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका अस्वीकार करना भी था। यानी अस्वीकरण था, मतलब अस्वीकार करना भी था, यानी विरोध करना भी था। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा है? विजयालय है, पुष्यमित्र है, या आर्य है, या मौर्य है? तो वो कौन सा होगा हमारा? यहाँ पे पुष्यमित्र ने। ठीक है, ये होगा पुष्यमित्र ने। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा है, इसको एक बार ये आप रीड कर लीजिएगा एक बार थोड़ा अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा है गुप्त साम्राज्य। तो गणित में प्रयोग की जाने वाली दशमलव पद्धति की खोज हुई थी, तो कब हुई थी? गुप्त काल में। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक या प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? तो वो कौन थी? प्रभावती। तो कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? प्रभावती। ठीक है, तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि जैसे कि यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय और एक है चंद्रगुप्त प्रथम और एक है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तीनों में अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय तो ये है ही। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय में तीनों में यानी कि अंतर पता होना चाहिए। फिर निम्नलिखित में से किस काल में सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए? तो किस काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए? वो कौन सा काल है? गुप्त काल है। ठीक है, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। ठीक है, और अगर बात की जाए कि यानी कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो कुषाण थे। ये देखिए लिखा है ना, यानी कुषाण शासकों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। ठीक है, प्योर। और मात्रा में अगर पूछा जाए कि क्वांटिटी में किसने सबसे अधिक जारी किए, तो वो हैं गुप्त शासक। अगर सर्वाधिक शुद्धता की बात की जाए तो कौन शासक हैं? कुषाण शासक। और कुषाण जो वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? कुजुल कड़फिशस थे। ठीक, फिर आता है महरौली स्तंभ अभिलेख किसके समय से संबंधित है? तो महरौली का जो स्तंभ लेख है वो किसके समय संबंधित है? वो संबंधित है गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, गुप्त वंश से संबंधित है। फिर उसके बाद भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किस शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? प्रसिद्ध जो चीनी यात्री फाहियान था, किस शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? तो बताइए, फाहियान जो था चौथी शताब्दी में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चौथी शताब्दी में आया था। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो प्रथम गुप्त शासक कौन थे? वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने में यानी प्रथम व्यक्ति गुप्त शासक था। ठीक, और यहीं से गुप्त संवत भी प्रारंभ होता है।
फिर उसके बाद विक्रम संवत किस वर्ष से आरंभ होता है? तो विक्रम संवत कब से आरंभ होता है? 57 ईसा पूर्व से। ठीक है, 57 ईसा पूर्व से। ठीक, विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है? 57 ईसा पूर्व से। और शक संवत की शुरुआत कब होती है? 78 ईसा पूर्व से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस कालखंड से संबंधित हैं? आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस कालखंड से संबंधित हैं? तो वो कौन कालखंड संबंधित है? गुप्त कालखंड से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट है परम भागवत को स्वीकारोक्ति प्रदत्त करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? परम भागवत को स्वीकारोक्ति प्रदान करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो वो कौन थे? समुद्रगुप्त। ठीक है, वो कौन था? समुद्रगुप्त। देखिए यहाँ आप लिखा है ना डिस्क्रिप्शन में कि प्रथम भागवत को स्वीकारोक्ति प्रदान करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। और नालंदा एवं गया ताम्रपत्र के अनुसार सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा अच्छे से। फिर उसके बाद निम्न में से किसे विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के रूप में किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासन के समय कालिदास ने उन्नति की थी? यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में यानी जो दिए गए हैं वंश यहाँ पे दिए गए हैं, तो किस वंश के शासन के समय कालिदास ने उन्नति की थी? तो वो कौन सा शासन है? गुप्त काल है। ठीक है, गुप्त काल में ही उन्होंने जो अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार जो रचनाएं की हैं कालिदास जी ने, उसी के समय की चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी रत्नों में से एक थे। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। ठीक, ये फिर नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान भारत में शून्य की संकल्पना सहित दशमलव संख्या प्रणाली आविष्कृत हुई थी? तो वो कौन से काल में हुई थी? इसके पहले भी एक क्वेश्चन किए थे ना, तो वो कौन सा काल है हमारा? गुप्त काल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा था निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया? निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो वो कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, जो विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक, फिर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए अभिकथन टाइप दिया है क्वेश्चन। तो यहाँ हमें बताना है कि जो गुप्त काल में जो शूद्रों को रामायण, महाभारत, पुराण सुनने की अनुमति थी। तो ये कथन और कारण दिया है, असर्शन और रीजनिंग का दिया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, गुप्त काल में शूद्रों को रामायण और महाभारत और पुराण सुनने की अनुमति थी। फिर कारण, गुप्त काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति सुधरी, मुख्यतः कृषकों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, दोनों ही कथन सत्य हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि गुप्त काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति सुधरी, मुख्यतः कृषकों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, सही बात है, क्योंकि जो शूद्र थे वो मैक्सिमम खेती के कार्यभार में जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई।
लेकिन जो पहला कथन दिया है कि गुप्त काल में शूद्रों को रामायण और महाभारत और पुराणों सुनने की अनुमति थी। ठीक है, पाठ करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सुनने की अनुमति थी, श्रवण कर सकते थे। ठीक है, तो ये एक दूसरे से नहीं कि एक दूसरे का नहीं कि ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं इसलिए, लेकिन दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन होगा। यहाँ पे जैसे बी दिया है ना कि नहीं ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, तो यहाँ आप देखिए ये, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो अब हम लोग चलेंगे आगे। दक्षिण भारतीय राजवंश, दक्षिण भारतीय जो राजवंश थे, चोल चालुक्य पल्लव, हम लोग उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, जो उनसे जो क्वेश्चन संबंधित आए हुए हैं ये हैं, चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ बताना है कि चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था, तो वो कौन है, पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन प्रथम है। ठीक है, चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन है, पुलकेशिन प्रथम। ठीक, तो यहाँ पर देखिए चालुक्य राजवंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है। चालुक्यों ने वातापी यानी वर्तमान बादामी और को अपनी राजधानी बनाया। ये भी याद रखिएगा कि चालुक्य की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, वातापी यानी वर्तमान बादामी है। ठीक, और तथा छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक दक्कन क्षेत्र के बड़े हिस्से पर शासन किया। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है, चोल राजवंश ने किस धर्म की रक्षा की थी। तो यहाँ बताना है कि चोल राजवंश ने किस धर्म की रक्षा की थी, तो वो कौन सा धर्म की रक्षा की थी, शैव धर्म की रक्षा की थी। ठीक है, तो कौन से धर्म की रक्षा की थी, शैव धर्म की रक्षा की थी। ठीक, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसको नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रथम भारतीय शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। तो वो कौन से शासक था, राजराज प्रथम था या राजेंद्र प्रथम था या भास्करन था या विश्वनाथम था। तो वो कौन था, राजराज प्रथम था। ठीक है, जिसने भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की, वो कौन सागर था, अरब सागर में। ठीक, फिर राजा कदम्ब के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। जो राजा कदम्ब थे उनकी राजधानी बताना है, राजधानी क्या थी, तो वो क्या थी, बनवासी थी। ठीक है, तो वो क्या थी, बनवासी उनकी राजधानी थी। ठीक है, बी नंबर। फिर उसके बाद दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के संस्थापक किसने की। दक्षिण भारत के जो चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी बताना है, तो वो कौन है, पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम। फिर नेक्स्ट हमारा आता है जो सीमावर्ती जो राजवंश, जैसे पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर वंश, कामरूप, ये सब उनके बारे में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़ा ये कम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो आप सुन लीजिएगा एक बार। गीत गोविंद, तो ये गीत गोविंद के प्रसिद्ध रचनाकार किसके दरबार में कवि थे। जो गीत गोविंद के प्रसिद्ध जो रचनाकार हैं, गीत गोविंद जो कृति है, जो इसके जो प्रसिद्ध जो रचनाकार जो हैं वो किसके दरबार में थे। ये लिखा है हर्ष है, ये चौहान है, ये लक्ष्मण सेन है और ये विजय सेन है। तो बताना है यानी किसके दरबार में रहते थे, तो वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ठीक है, वो किसके दरबार में रहते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए लिखा है ना, गीत गोविंद के प्रसिद्ध रचनाकार जयदेव। तो गीत गोविंद की रचना किसने की है, जयदेव ने की है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। गीत गोविंद की रचना किसने की है, जयदेव ने की है। और जयदेव जो शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ठीक है, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। फिर नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक स्वयं को ब्रह्मक्षत्री कहते थे। तो वो कौन थे, सेन वंश के थे। ठीक है, वो कौन है, सेन वंश के लोग स्वयं को ब्रह्मक्षत्री कहते थे।
थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मैच, मतलब मैच करना लिस्ट 1 लिस्ट 2 से, यानी कि 1 2 से, यानी मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करना है तो आप बताना कि नहीं यहाँ पे कौन सा क्या होगा। ठीक, तो बताइए। तो वह स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, स्तूप कहते हैं, शिखर कहते हैं, गर्भगृह। तो आई होप आप जानते होंगे कि गर्भगृह में ही जो जहाँ देवता मूर्ति स्थापित की जाती है, कहाँ स्थापित की जाती है? गर्भगृह में। यानी कि यहाँ पे कौन होगा? ए का 4 होगा। तो यहाँ पे ए का 4 कौन दे रखा है? देखिए ए का 4 यानी सी में दिया है और डी में दिया है, मतलब यहाँ पे ए और बी तो कट ही जाएगा। ठीक है, फिर उसको नेक्स्ट हमारा आता है, ये क्या है? टावर। टावर, चलो ठीक है। स्तूप के आसपास का वृत्ताकार पथ क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ होता है। ठीक है, यानी सी। तो यहाँ पे नहीं, सी का क्या हो जाएगा? प्रदक्षिणा पथ, यानी सी का फर्स्ट। अब ये जो दिया है इसमें सी और डी में देखिए, यानी यहाँ पे सी का कोई फर्स्ट है, सी का फर्स्ट ये है, तो यहाँ पे ये सेकंड है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो गया। यानी यहाँ पे इसका मतलब है कि नहीं, ए का क्या हो जाएगा हमारा? ये गर्भगृह हो जाएगा, ए गर्भगृह हो जाएगा। और जो बी है, बी का हमारा जो टावर यानी शिखर होता है, टावर एक प्रकार से क्या है? शिखर है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये प्रदक्षिणा पथ क्या है? जो स्तूप के आसपास जो वृत्ताकार पथ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ, यानी सी हो जाएगा। ये जो ढीला है ढू है, ये क्या हो जाएगा? स्तूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी नंबर, डी का 2। ठीक, तो ये देख लीजिए, वह स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की उसे गर्भगृह कहते हैं। टावर यानी शिखर, स्तूप के आसपास का वृत्ताकार प्रदक्षिणा पथ, ढू या टीला यानी स्तूप। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है, भारत में पाया गया इनमें से प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? यहाँ बताना है कि जो भारत में जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से यानी प्राचीनतम मंदिर कौन था। तो यहाँ पे प्राचीनतम मंदिर कौन है? तो वो है हमारा दशावतार मंदिर। ठीक है, तो वो कौन है हमारा? दशावतार मंदिर। गुप्तकालीन जो देवगढ़ के दशावतार मंदिर, जो नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, नागर शैली में इसका निर्माण किया गया। और भी नीचे दे रखा है जैसे जगन्नाथ मंदिर। और ये मतलब ये प्राचीन इसलिए है कि क्योंकि ये चारों ऑप्शनों में से सबसे पुराना है। ठीक है, ये 6ठी शताब्दी में बना हुआ है। और बाकी जो जगन्नाथ मंदिर है ये 12वीं शताब्दी में, लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी में, राज राजेश्वर मंदिर 11वीं शताब्दी में बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? यहाँ बताना है जो तंजौर का जो राज राजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? वो शिव को समर्पित है। ठीक है, वो किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। अब एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे दिया ना, राज राजेश्वर मंदिर तंजौर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में है, ये भी शिव को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, ये भी शिव को समर्पित है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, ये सूर्य देवता को समर्पित है। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है, और ये विष्णु को समर्पित है। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। ठीक है, किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। ठीक, जो पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, उन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो यहाँ बताना है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित से एलोरा, शक, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो, ये क्या है? चंदेल। ठीक है, तो यहाँ बताना है यानी ये कौन यहाँ पे सही सुमेलित है। तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित होगा? यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे हमारा सही सुमेलित होगा ये जो खजुराहो है, ये सही होगा। ठीक है, खजुराहो और चंदेल ये सही सुमेलित है, बाकी सभी गलत सुमेलित हैं। ठीक है, ये देखिए खजुराहो जो हिंदू जैन मंदिर है का समूह है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के विंध्य पर्वत श्रृंखला के अवस्थित है। ठीक है, जो यहाँ पे देखिए 950 1050 के मध्य चंदेल शासक ने बनवाया था। ठीक, वहीं जो एलोरा मंदिर है, एलोरा का मंदिर वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे एलोरा शक नहीं होगा, एलोरा का क्या होगा? राष्ट्रकूट होगा।
ठीक, एलोरा क्या होगा, राष्ट्रकूट होगा। फिर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था, तो महाबली का राष्ट्रकूट ना होकर क्या होगा, पल्लव होगा। ठीक, महाबलीपुरम का निर्माण, महाबलीपुरम जो मंदिर है वो किसने करवाया था, पल्लव शासकों ने करवाया था। फिर मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पांड्य शासकों ने करवाया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पल्लवों ने नहीं करवाया था, किसने करवाया था, वो करवाया था पांड्य शासकों ने। ठीक, किसने करवाया था, पांड्य शासकों ने। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी। तो बताइए, यानी चारों कोनों में जो मठ हैं वो किसने स्थापना की थी, तो वो आदि शंकराचार्य ने स्थापना की थी। ठीक है, आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये है श्रृंगेरी मठ, कहाँ पे है, कर्नाटक में है। गोवर्धन मठ उड़ीसा में है। शारदा मठ गुजरात में है। और ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन से, यानी 4 में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो कौन सही नहीं सुमेलित, जैसे एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ठीक, फिर महाबलीपुरम को पल्लव शासकों ने, खजुराहों को चंदेल ने, तो एलिफेंटा मौर्य काल, तो यही शायद नहीं सही है। ठीक है, डी नंबर। ठीक, क्योंकि एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, ये सही है, आपने देखा ऊपर। महाबलीपुरम ये भी देखा भी आपने ऊपर, खजुराहो भी देखा चंदेल शासकों ने, तो ये लोग जो एलिफेंटा गुफाएं हैं ये मौर्य शासक ने नहीं करवाया है। ठीक है, ये एलिफेंटा जो है राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। फिर सांची का स्तूप किसने बनवाया था, यहाँ बताना है कि सांची का जो स्तूप है किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। ठीक, इसे तो आप जानते ही होंगे। फिर दिलवाड़ा मंदिर डॉट में अवस्थित है, यानी दिलवाड़ा जो मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, वो कहाँ अवस्थित है, राजस्थान में है। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है, राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिर वाहिनी प्रतिमा पाई जाती है। कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा, कनिष्क जो था उसकी सिर विहीन, यानी उस पर धड़ नहीं है, ऐसी जो प्रतिमा है वो कहाँ पाई जाती है, तो बताना है। तो वो कहाँ है, मथुरा में है। ठीक है, तो वो कहाँ है, मथुरा में। फिर एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के किस ज़िले में अवस्थित हैं, तो औरंगाबाद ज़िले में। ठीक, किस ज़िले में अवस्थित हैं, औरंगाबाद ज़िले में। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित था, बताना है। तो वो कौन है, कुषाण शासक हैं। ठीक है, कुषाण शासक जो हैं, जो कुषाण राजवंश था वो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित थे। ठीक, फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख या ये क्या है, अभिलेख, हाँ अभिलेख, ये राजा है लिखा हुआ। ठीक है, तो ये राजा है। कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है, यानी बताना है कि वो कौन सा अभिलेख है जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ किया गया है, उस अभिलेख में उसकी सूचना लिखित है, मतलब बताता है। ठीक है, तो वो कौन है, सारनाथ अभिलेख है, या बेसनगर अभिलेख है, या अयोध्या अभिलेख है, या हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो वो कौन सा है, अयोध्या अभिलेख। ठीक है, अयोध्या अभिलेख से यह पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका निर्माण सबसे पहले किया गया था। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका निर्माण सबसे पहले किया गया था, तो बताना है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, धौली के चट्टान कटित हाथी का मूर्ति, या महाबलीपुरम में चट्टान कटित स्मारक, या उदयगिरी में वराह की आकृति वाली चट्टान। तो ये कौन सा होगा इसमें, तो ये बी नंबर हमारा जो बी ऑप्शन है यही सही होगा, धौली में चट्टान कथित हाथी की मूर्ति। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है हमारा मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो किस राज्य में है, अभी आपने देखा भी है कि वो किस राज्य में है हमारा, सॉरी ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, इसे याद रखिएगा क्योंकि अक्सर ये गलत करते हैं। जैसे अभी हमने यानी उड़ीसा दी टिक मारने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर किस स्थान पे है? तो मीनाक्षी मंदिर किस स्थान पे है? मदुरई में है। ठीक, ये मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक, मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट हमारा है मेहरौली यानी दिल्ली। दिल्ली में स्थापित लौह स्तंभ किस शताब्दी में निर्माण हुआ था? बताना है। जो दिल्ली में जो मेहरौली का जो है, जो लौह स्तंभ है, वो उसकी जो शताब्दी का जो निर्माण वाली जो शताब्दी है वो कब हुई थी? तो वो कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में। ठीक है, 5वीं ईसा पूर्व, मतलब सॉरी 5वीं ईस्वी में। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्ष या आनंदपाल? तो वो क्या है? अशोक है। ठीक है, सॉरी वो चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब जो था उसी के, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यानी दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त है तो चंद्रगुप्त होगा। फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है कंबोडिया में स्थापित भारतीय वास्तुकला का एक सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? कंबोडिया में जो स्थित है, कंबोडिया में जो स्थापित है भारतीय वास्तुकला का एक सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो वो कौन सा है हमारा, बताइए। तो भगवान जो अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक है, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है जो भारतीय वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है, वो है अंकोर वाट मंदिर। ये कहाँ पे है? कंबोडिया में है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक, अभी हाल फिलहाल में अभी मोदी जी ने यहाँ पे यात्रा भी की थी और इसके संरक्षण के लिए इंडोनेशिया और इंडिया ने मिलके एक योजना का मतलब गठन भी किया है उसके देखरेख के लिए। ठीक है, और अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का इस्तेमाल हुआ था? अशोक का जो शिलालेख था उस पे यानी किस लिपि का, तो वो कौन सी लिपि है बताइए? कौन सी लिपि है? खरोष्ठ लिपि। ठीक है, कौन सी लिपि है? खरोष्ठ लिपि या कह लें ब्रह्मी लिपि। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम में जो सप्तरथ मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। फिर खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था बताइए? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? वो है चंदेल शासकों ने किया था। ठीक, तंजावुर ये है नेक्स्ट 56वां हमारा क्वेश्चन है। तंजावुर इस हेतु प्रसिद्ध है। तंजावुर यानी किस लिए प्रसिद्ध है? तो बताना है कि तंजावुर किस लिए प्रसिद्ध है। राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर या लिंगराज मंदिर? अब यहाँ पर ऑप्शन दिया ABCD, तो बताना है यहाँ पे। तो हमारा होगा यहाँ पे क्या होगा? तो ये तंजावुर जो है, तंजावुर में ही बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, तो ये ओनली बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित शिव का मंदिर है। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। लिंगराज जो मंदिर है
भारत के ओडिशा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में अवस्थित है। ये जो लिंगराज मंदिर है ये ओडिशा में है और ये कहाँ पे है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में है। वहीं राज राजेश्वर मंदिर केरल के कन्नूर ज़िले में है। ये राज राजेश्वर मंदिर जो है केरल के कन्नूर ज़िले में है, ठीक है। लेकिन जो तंजावुर जो मंदिर है वो कौन मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक। गोमतेश्वर की भारी विशाल अखंड प्रतिमा कहाँ स्थित है। जो गोमतेश्वर की जो भारी विशाल जो प्रतिमा है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो वो कहाँ अवस्थित है बताइए। तो वो होगा हमारा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, ठीक। गोमतेश्वर का श्रवणबेलगोला मंदिर जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जाके अंतिम समय में संलेखना के माध्यम से अपने शरीर को त्याग दिया था, ठीक है, जैन धर्म अपना के। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि मथुरा कला मथुरा में विकसित हुई जो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो बताइए, इसको तो आप बता सकते हैं कि किस नदी किनारे स्थित है। तो वो मथुरा किस नदी किनारे स्थित है, यमुना नदी किनारे स्थित है। अभी हम लोग जो यूपीएससी की क्लास कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने अभी कल ही पढ़ा है ना कि यमुना जब नदी जब पढ़ रहे थे तो यमुना नदी के बारे जब वहाँ देख रहे थे तो यमुना नदी किनारे कौन कौन से ज़िले स्थित हैं, तो उसमें एक था ना कि यमुना नदी किनारे कौन सा ज़िला है, मथुरा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कल से प्राचीन कालीन साहित्य से, ठीक है। थैंक यू।